Good morning, everyone. Welcome back. I hope you all are doing great at your home and you must have watched the last videos. Okay? Now we are reading chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe, and today we'll read the topics: the age of revolution 1830 to 48, the romantic imagination and the national feeling, hunger, hardship, and popular revolt. And last topic is 1848, the revolution of the liberals. Okay, let's start with the age of revolution. The time period is 1830 to 48, right? Okay, so children, as conservative regime जो थी उसने क्या करना शुरू किया, अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया, मजबूत बनाना शुरू किया, राइट. एंड लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी एन इंक्रीजिंगली एसोसिएट विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप, राइट. जैसे इटालियन, जर्मन स्टेट्स, द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, दैट आई हैव शोन ऑल दीज इन दिस मैप, राइट. एंड दीज रेवोल्यूशन वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट. ये जो रेवोल्यूशन हुए ये लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा लेड किए गए. ओके, एंड जो कि बिलोंग करते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट फैमिली से, राइट. और उनमें से कौन कौन होते थे ये? प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास, राइट. सो जुलाई जो पहली अपहेवल थी, ठीक है, ये फ्रांस में हुई, राइट, इन जुलाई 1830s में, राइट. फर्स्ट अपहेवल जो पहला विद्रोह हुआ, राइट. इसमें क्या था, जो बोबोन किंग थे जिनको पार मिली थी ड्यूरिंग कंजर्वेटिव रिएक्शन जब हुआ था आफ्टर 1815, जब हमने देखा, राइट, तो अब उनको हटा दिया गया था बाय लिबरल रेवोल्यूशनरिस्ट के द्वारा, ओवरथ्रोन कर दिया गया था, ठीक है. तो अब इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल किया. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ कंट्री इज रूल्ड बाय monarch. monarch में कौन होते हैं, राजा या रानी, ठीक है. और इनकी पावर जो होती है ये लिमिटेड होती है बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, और लुई फिलिप एट इट्स हेड. तो इनका हेड जो था वो लुई फिलिप को बना दिया गया. हियर इज द पिक्चर ऑफ लुई फिलिप, राइट. सो ये ड्यूक मेटरनिक है. इन्होंने एक बार रिमार्क किया था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस को छींक आती है, द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है. मीन्स पार, इसमें ये शो कर रहे हैं कि फ्रांस की कितनी पार है, राइट. सो द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्राज़ील्स. तो ये जो जुलाई रेवोल्यूशन थी, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ब्राज़ील्स में अपराइजिंग्स हुई, रिवोल्ट हुए, विच लेड बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड. एंड हियर यू कैन सी द बेल्जियम, दिस इज़ द बेल्जियम, और ये नेदरलैंड से, ठीक है, अलग हो गया, राइट, बेल्जियम जो था. तो ये अपराइजिंग कहाँ हुई, ब्राज़ील्स में. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप, वो कौन सी थी? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए इन्होंने भी युद्ध किया. अब देखिए ये जो पिक्चर मैंने दिखा रखी थी, यू कैन सी द ग्रीस, राइट, दिस इज द ग्रीस. एंड ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. ये जो टर्की है इसका एक हिस्सा होता था, ठीक है. तो टर्की ने, जो ऑटोमन एम्पायर था, उसने ग्रीस को भी अपना हिस्सा बना रखा था, राइट, सिंस द 15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं. सो द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ a struggle for independence amongst the Greek, which began in 1821
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था वो कब शुरू हुआ, 1821 में, राइट। सो नेशनलिज्म इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। तो ये जो नेशनलिज्म जो थी, नेशनलिस्ट जो थे, राइट, जो ग्रीस के नेशनलिस्ट आप देख रहे हो, उनको सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिला, जो ग्रीक के बाहर रह रहे थे, ठीक है, दिस इज़ ग्रीक, राइट। तो इस एरिया से जो बाहर रह रहे थे उनसे सपोर्ट मिला इन्हें, राइट। एंड वेस्टर्न यूरोपियन यूरोप के वेस्ट में जो थे, जिनको इनसे सिंपैथी थी, इनके एंशियंट ग्रीक कल्चर से सिंपैथी थी, तो उनसे इनको सपोर्ट मिला, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर को सपोर्ट कर रहे थे लोग, राइट। फिर आप देख रहे हो सपोर्ट मिला, इसका स्ट्रगल था अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट था, टर्की, ठीक है, अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था उसमें सपोर्ट मिला, राइट। सो इंग्लिश पोइट और यू कैन से लॉर्ड बायरन, ठीक है, इंग्लिश पोइट जो थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ग्रीक कल्चर जो हो गया, पोइट आर्टिस्ट जो थे उन्होंने लॉर्ड किए, मतलब कि प्रेज किया ग्रीस को एज क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। उन्होंने ग्रीस को कहा कि ये यूरोपियन सिविलाइजेशन की एंशियंट, मतलब एक विकास भूमि है, ठीक है ना, यहाँ पे ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, राइट। So English poet Lord Byron, this is the picture of Lord Byron. So he organized funds and later went to fight in the war. इन्होंने फंड ऑर्गेनाइज किए और फिर बाद में ये वॉर के लिए खुद लड़े भी, राइट, वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824, जहाँ 1824 में इनकी फीवर के कारण डेथ हो गई थी। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, राइट, ये जो ट्रीटी हुई, संधि हुई, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल की कब हुई, 1832 में। इससे ग्रीक्स को एक इंडिपेंडेंट नेशन की घोषित कर दिया गया, राइट। उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, राइट। अब देखिए रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, जो डेवलपमेंट होती है नेशनलिज्म की, ये एकदम से अगर हम देखें लड़ाई करें, ठीक है ना, या फिर अपना एरिया बढ़ाएं, रीजन एक्सपेंड करें, तो इससे नहीं आती है, ठीक है। तो कल्चर जो है प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल, किसमें, एक आइडिया ऑफ नेशन को क्रिएट करने में, ठीक है। और कल्चर में क्या आता है, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक, राइट। तो ये नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप देते हैं, क्लियर। सो दिस इज़ द पिक्चर यू कैन सी हियर, एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द मैसेकर एट चियर्स, राइट। तो यूजीन डेलाको 1824 में उन्होंने, फ्रेंच के एक रोमांटिक पेंटर्स हुए हैं ये, तो उनकी द्वारा ये पिक्चर जो है ये है, राइट। और ये ह्यूज पेंटिंग है जो डिपिक्ट क्या कर रही है, एक इंसिडेंट को, जहाँ पे 20,000 ग्रीक्स जो थे, दे वर सेड टू हैव बीन किल्ड बाय टर्क्स, ठीक है। अभी हमने लास्ट में देखा कि टर्क्स किस तरह से, ठीक है ना, वो परेशान करते थे, तो उनके अगेंस्ट ग्रीक ने स्ट्रगल किया और फिर इंडिपेंडेंस ली, राइट। तो यहाँ पे देखिए टर्क्स के द्वारा मारे गए हैं ये, ठीक है, और ये है चियर्स के आइलैंड में, राइट। सो बाय ड्रामेटाइजिंग द इंसिडेंट, उन्होंने सिर्फ फोकस किस पे किया है, विमेन, चिल्ड्रन के सफरिंग्स पे फोकस करते हुए, ठीक है। एंड उन्होंने साथ साथ में विविड कलर्स, जो ये कलर्स है ना, ये कलर्स का इस्तेमाल किया। तो वो क्या चाहते थे, ताकि ये अपील करे किसको, जो स्पेक्टेटर्स है ना, उनके इमोशन को, देखने वालों के इमोशंस को, और ग्रीक के लिए सिंपैथी क्रिएट करे, ठीक है। तो ये पिक्चर जो है आप देख रहे हो यूजीन डेलाको की है, द मैसेकर एट चियर्स, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म, देखो रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है,
इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। एक कल्चरल मूवमेंट है जो क्या करती है, डेवलप करती है पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट को, ठीक है, राष्ट्र की भावना, राष्ट्रता की भावना को डेवलप करती है, ठीक है। तो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट जो होते हैं वो जनरली क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन्स एंड साइंस को। तो वो जो ये जो हम इतना ग्लोरीफाई प्रेज करते हैं ना, रीज़न और साइंस को, तर्क करते हैं या विज्ञान को बढ़ावा देते हैं, तो यहाँ पे जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं ये क्या करते हैं, ये इनको क्रिटिसाइज करते हैं, राइट। एंड फोकस्ड इंस्टेंट कहाँ पे फोकस करते हैं, इमोशन में, ठीक है, इंट्यूशन पे और मिस्टिकल फीलिंग पे, भावनाओं पे, ठीक है, सहज ज्ञान, इंट्यूशन जो होता है, ठीक है ना, अबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इंस्टिंक्टिवली, राइट, और एक मिस्टिकल फीलिंग, ठीक है, तो स्पिरिचुअल फीलिंग, तो यहाँ पे इसको फोकस करते हैं ये, ठीक है। एंड देयर एफर्ट क्या होते हैं, टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट जो नेशन का एक बेसिस होता है, राइट। सो अदर रोमांटिक जो थे, जैसे ये आप पिक्चर देख रहे हैं जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर की, राइट। सो he claimed that true German culture was to be discussed from common folk, ठीक है, जो कॉमन फोक होते हैं ना, जैसे फोकलोर होते हैं, फोक सॉन्ग हो गए, फोक पोइट्री हो गई, फोक डांसेस हो गई, ठीक है। सो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, जिसको इन्होंने वॉल्गेइस्ट, ठीक है ना, वॉक्स गेइस्ट कहा है, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि जो जर्मन कल्चर है, ठीक है, ये कॉमन फोक से ही आएगा, राइट। सो इन्होंने क्या किया, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, ये जो फॉर्म होते हैं आपके फोक कल्चर के, ठीक है, इन्होंने कहा कि ये इसेंशियल है, किस लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, राइट। और क्या एम्फेसिस किया गया वर्नेकुलर लैंग्वेज पे। वर्नेकुलर लैंग्वेज मीन्स जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं, राइट, लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, और कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर, जो वहाँ के लोकल फोकलोर हैं उस पर एम्फेसिस किया गया। और साथ ही साथ में इन्होंने कहा कि जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है, ठीक है, ये लार्ज ऑडियंस तक पहुँचाना भी ज़रूरी है, और क्योंकि लार्ज ऑडियंस जो होती है मोस्टली पढ़ी लिखी नहीं होती है, ठीक है ना, तो उन तक पहुँचाना भी ज़रूरी था, राइट। सो आप देख रहे हो, दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। पोलैंड के केस में जो जिसे पार्टीशन किया गया था, जिसके हिस्से किए गए थे एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी में, ठीक है, पोलैंड को, और जो ग्रेट पावर्स थी रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये जो ग्रेट पावर्स थी रशिया, प्रशा एंड ऑस्ट्रिया, तो जो पोलैंड जो थी अब वो ज़्यादा देर तक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं रह गया था, राइट। हियर इज़ द पिक्चर दैट शो प्रशा रशिया, सॉरी प्रशा ऑस्ट्रिया, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं, ओके, एंड दिस इज़ द पोलैंड, राइट, यू कैन सी, एंड here is the area, large area that you can find in the map, that is of Russia, right। तो ये रशिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया में पोलैंड को डिवाइड किया गया था, राइट। अब देखिए नेशनल फीलिंग जो थी उसको फिर भी जीवित रखा गया, कैसे, थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेजेस, राइट। सो कैरोल कुरपिंस्की, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैरोल कुरपिंस्की, तो इन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूज़िक, राइट। कैसे, इन्होंने क्या किया, टर्न किया फोक डांसेस को किस में, नेशनलिस्ट सिंबल में, राइट। फोक डांसेस यहाँ के हो गए, पोलोनाइज हो गया या मजूर का हो गया, अब इनकी अपनी संस्कृति बची रहे तो इन्होंने उसको नेशनलिस्ट सिंबल में टर्न कर दिया, राइट, कैरोल कुरपिंस्की ने, राइट, ओके। सो यू कैन सी हियर लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट। लैंग्वेज जो है, दिस इज़ द रशिया, राइट, दिस इज़ द पार्ट ऑफ रशिया, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, राइट। प्रशा
ऑस्ट्रिया एंड व्हाट अबाउट फ्रॉम हेयर बेलारस के बाद यहाँ पे जो भी है दिस इज़ रशिया, राइट। यू कैन सी इजीली दिस इज़ यूरल माउंटेन, ठीक है। यहाँ से हमने जैसे अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि यूरल माउंटेन के ईस्टर्न साइड रशिया है और वेस्टर्न में यूरोप होता है, राइट। तो दिस इज़ द यूरल माउंटेन, अदरवाइज द होल डिवीजन इज नोन एज यूरेशिया, राइट। ओके, सो लैंग्वेजेस, इन्होंने भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है रोल प्ले किया है इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड, नाउ यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ठीक है। रशिया यहाँ है, ठीक है, और दिस इज़ द पोलैंड, राइट, ये पोलैंड है। तो रशियन ने, आप देखो ऑक्यूपेशन हो गया पोलैंड पे, तो पॉलिश लैंग्वेजेस जो थी ये स्कूल से हटा दी गई, रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया, राइट। और इन 1831 में आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है, जो अगेंस्ट रशियन रूल थे वो हुए, विद्रोह हुए, ठीक है, रशियन रूल के अगेंस्ट, तो जिसे अल्टीमेटली क्रश कर दिया गया। अब इसको फॉलो करते करते बहुत सारे मेंबर्स जो थे क्लर्जी के, राइट, बहुत सारे मेंबर्स जो थे पोलैंड के, उन्होंने यूज़ करना शुरू किया अपनी लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, राइट। तो पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग के लिए पॉलिश यूज़ होती थी। पॉलिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ पोलैंड, राइट, एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में भी पॉलिश लैंग्वेज ही यूज़ की जाती थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑल द बिशप प्रीस्ट वर पुट इन जेल, उनको जेल में डाल दिया गया और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटी, क्यों? पनिशमेंट के तौर पे, राइट, सेंट साइबेरिया भेज दिया गया, राइट, क्योंकि वो रशियन जो है उसमें प्रचार करने को रिफ्यूज़ कर रहे थे, राइट। तो हम इस तरह से देखते हैं कि यूज़ ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस, क्लियर। तो लैंग्वेजेस ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ओके, नेक्स्ट इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। नाउ इन 1830s, ठीक है, तो दीज वर द एयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, राइट। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, उसमें देखो फर्स्ट हाफ में क्या था, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो थे वहाँ बहुत सारे मतलब बेरोज़गार थे, राइट, एम्प्लॉयमेंट कम था और जो जॉब लेना चाहते थे वो ज़्यादा हो गए थे। तो पॉपुलेशन इस तरह से आप देख रहे हो, रूरल एरिया के वो माइग्रेट हो रहे थे सिटीज़ की तरफ, ठीक है, और इस तरह से स्लम्स ओवर क्राउडेड हो रहे थे, राइट। और स्मॉल प्रोड्यूसर जो होते थे टाउन में वो फेस करते थे एक टफ कंपटीशन जो है उनको फेस करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड जो इंडस्ट्री था तो उससे मशीन मेड गुड्स जो हैं वो बन के आ रहे थे जो बहुत ही सस्ते होते थे। तो इस तरह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनको क्या करना पड़ता था, बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता था। सो आप देख रहे हो कि उन रीजन्स में यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एन्जॉयड द पावर, यूरोप तो जो था वो फिर भी एरिस्टोक्रेसी जो होते थे वो पावर को स्टिल एन्जॉय कर रहे थे, और लेकिन जो पेजेंट था, जो किसान था, वो फ्यूडल के बोझ के तले दबा जा रहा था, फ्यूडल ड्यूज़ के तले और ऑब्लिगेशन डेप्ट है ना, तो इसके तले दबा जा रहा था। और इस तरह से देख रहे हैं आप कि फूड प्राइसेस जो हैं वो राइज हो गए, ठीक है, और ऊपर से बैड हार्वेस्ट जो हुई, ठीक है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा टाउन और कंट्री में गरीबी फैल गई, राइट, पॉपुलिज्म जो था वो स्प्रेड हो गया। और इन 1848, ठीक है, ये ऐसा साल है जब फूड शॉर्टेजेस हुए और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ने पॉपुलेशन जो थी पेरिस की उसको सड़कों पे ला दिया। यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ये फिर विद्रोह होने का कारण हो गया, राइट। तो बैरिकेड्स जो थे उसे खड़ा किया गया, इरेक्टेड किए गए, और लुई फिलिप, ठीक है ना, जो लुई फिलिप आप देख रहे थे हेड थे, वो फिर भागने को मजबूर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा एक नेशनल असेंबली प्रोक्लेम हुई, ठीक है, जिसमें क्या था, अ रिपब्लिक, नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक एंड ग्रांटेड सफरेज, ठीक है ना। तो सफरेज जो है वो ग्रांट किया गया एडल्ट मेल्स को जो
21 से ऊपर थे, ठीक है। और गारंटीड किया गया राइट टू वर्क, राइट। और नेशनल वर्कशॉप जो थी वो भी सेटअप हुई, क्यों हुई? ताकि वो एम्प्लॉयमेंट दे सके, राइट। नाउ अब इन 1845, अब यहाँ पे देखिए वीवर्स रिवोल्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए वीवर्स जो थे सिलेसिया में, उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट इन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ क्या था, जो सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल और उनको ऑर्डर देते थे उसे फिनिश करने के लिए, फिनिश टेक्सटाइल, पर क्या हुआ, उनकी जो पेमेंट थी वो डिक्रीज़ कर दी गई, रिड्यूस कर दी गई, ठीक है। आप देखिए जो जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ थे, उन्होंने इस इवेंट को डिस्क्राइब भी किया है, राइट। तो इसके बाद 4 जून में 2 PM, ठीक है ना, ऑन 4 जून 2 PM एक बहुत भीड़ जो थी वीवर्स की, वो अपने घरों से निकली और उन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन थे, बंगलो थे, वहाँ पे अटैक करना शुरू कर दिया और हायर वेजेस के लिए बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उनको बड़े हेट के साथ ट्रीट किया गया, ठीक है, उनको धमकियाँ दी गई। अब इसको फॉलो देखो कर रहे थे ये ग्रुप ऑफ देम, जो वीवर्स थे वो उनके घरों में घुस गए, उनकी खिड़कियां वगैरह तोड़ी, फर्नीचर तोड़े, ठीक है। जो बाकी और ग्रुप थे उन्होंने स्टोर हाउस वगैरह तोड़े और सप्लाईज जो क्लॉथ की थी वो प्लंडर की, ठीक है ना। तो इस तरह से और उसको मतलब श्रेड कर दिया, फाड़ दिया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर डर गए, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो भाग गए अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, और पड़ोसी गाँव की तरफ भाग गए, ठीक है। फिर वहाँ पे देखिए रिफ्यूज़ टू शेल्टर सच अ पर्सन। अब वापस वो आए 24 आवर्स के बाद आए, ठीक है, हैविंग रिक्विजिशन द आर्मी, उनके पास अब आर्मी भी थी, डिमांड थी आर्मी की, ठीक है। अब देखिए इस एक्सचेंज में जो कुछ हुआ था, ठीक है, तो 11 वीवर्स को शॉट कर दिया गया क्योंकि वो वापस आए और 11 वीवर्स को गोलियां चला दी गई, राइट। So this was the Weaver Revolt, and next this is the picture of peasant uprisings, right, in 1848. Clear? Next is 1848, the revolution of the liberals, right. अब जो liberals थे अब उनका revolution के बारे में पढ़ेंगे. This is the time of 1848. So जो रिवोल्ट चल रहे थे पुअर्स के, अनएम्प्लॉयड के, स्टार्विंग पेजेंट के और वर्कर्स के, ठीक है, बहुत सारे यूरोपियन कंपनी में चल रहे थे 1848 में। तो अ रेवोल्यूशन लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो ये जो रेवोल्यूशन था ये किसके द्वारा हो रहा था? मिडिल क्लास, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, राइट। एंड इवेंट्स ऑफ February 1848 इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। अब जो 1848 में जो इवेंट हुआ उसकी वजह से जो मोनार्क था, ठीक है, उसका एब्डिकेशन देना पड़ा, उस रेजिग्नेशन हो गया एक तरह से, ठीक है। एंड रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो वहाँ पे रिपब्लिक थी, ठीक है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम, ठीक है, इसको प्रोक्लेम किया गया। और दूसरे यूरोप के हिस्से में जहाँ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट अभी नहीं थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, राइट, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे, ठीक है, मेन एंड वुमेन, अभी यहाँ पे नेशन नहीं बना था, तो मेन एंड वुमेन जो लिबरल मिडिल क्लासेस के थे उन्होंने कंबाइन की अपनी डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन, राइट। और उन्होंने एडवांटेज लिया ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। तो वो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे किस बेसिस पे? ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल में क्या थे? अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। देन इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर कहाँ से थे? मेंबर इसके मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे
बिजनेसमैन थे, प्रॉस्पर आर्टिसंस थे, वो इकट्ठे आए सिटी में, ठीक है, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की सिटी में आए और उन्होंने डिसाइड किया वोट करने के लिए, किसके लिए, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए, राइट। सो ऑन 18 मई 1848 में 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, राइट, उन्होंने मार्च किया फेस्टिव प्रोसेशन में टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, राइट, जो कि कहाँ थी, इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, राइट, वहाँ पे मीटिंग थी। सो दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए, टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, अगेन वही जो मोनार्की द्वारा होगी, ठीक है ना, हेड, एंड जो सब्जेक्ट होगा पार्लियामेंट पे, राइट। सो व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दिस टर्म्स, तो ये जो डेलीगेट्स ने ये क्राउन जो था, ये टर्म्स दे दिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है ना, आपके पास लिमिटेड है, तो इन्होंने ऑफ़र किया फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को, जो कि किंग ऑफ प्रशा थे, ठीक है ना, इनको उन्होंने दिया, ऑफ़र किया क्राउन, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अदर मोनार्क्स को ज्वाइन किया। और किस लिए ज्वाइन किया, अपोज करने के लिए, ये जो इलेक्टेड असेंबली थी इसको अपोज करने के लिए उन्होंने अदर मोनार्क को ज्वाइन किया। जबकि जो अपोजिशन थी अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री, ये बिकेम स्ट्रॉन्गर, ठीक है, और सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, राइट। सो द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस, जो पार्लियामेंट में जो लोग थे, ठीक है, वो मेनली डोमिनेट हो रहे थे बाय मिडिल क्लासेस से, ठीक है। तो हु रेजिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर, इन्होंने डिमांड ऑफ वर्कर जो थी और आर्टिसंस की जो डिमांड थी, इनको रेजिस्ट किया, एंड कंसिक्वेंटली इनका अपने आप ही सपोर्ट ख़त्म हो गया, लॉस्ट देयर सपोर्ट, ठीक है। फिर इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन, सैनिकों को भी बुलाया गया, एंड असेंबली जो थी वो भंग कर दी गई, राइट। सो द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वीमेन, अब वीमेन की बारी आती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, रोल ऑफ वीमेन इन नेशनल स्ट्रगल, तो यू कैन राइट फ्रॉम दिस पैराग्राफ ऑल्सो, द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वीमेन वॉज अ कंट्रोवर्शियल वन, ठीक है। इस लिबरल मूवमेंट में कंट्रोवर्सी था, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वीमेन जो थी ये पार्टिसिपेट कर रही थी, राइट, और आप देख रहे हो लंबे समय से पार्टिसिपेट कर रही थी, एंड वीमेन जो थी उन्होंने अपने खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बना रखी थी, राइट, उन्होंने न्यूज़पेपर फाउंड किए और उन्होंने टेक पार्ट किया इन पॉलिटिकल मीटिंग्स में एंड डेमोन्स्ट्रेशन में। तो इसके अलावा आप देख रहे हो कि फिर भी उनको सफ्रेज राइट्स नहीं दिए गए, ठीक है, डिनाइड सफ्रेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली, राइट, जब असेंबली के इलेक्शन होंगे तब उन्हें सफ्रेज राइट तो मिला ही नहीं। तो व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, so women were admitted only as observer in the फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में सिर्फ ऑब्जर्वर थी, टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, राइट, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, दिस पिक्चर इज ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। Notice the women in the upper left gallery, right, okay. So here is the Frankfurt in Germany, right. So though conservative forces were able to suppress liberal movement in 1848, they could not restore the old order, ठीक है, ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर नहीं कर पाई। monarch जो थे they were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। उनको भी लगा कि हमें कुछ कंसेशन तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है, लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो थे उनको कुछ कंसेशन देने ही पड़ेंगे, ठीक है, नहीं तो ये रेवोल्यूशन जो हैं ये चलते जाएंगे, राइट। सो इन द ईयर आफ्टर 1848 ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, ठीक है,
जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, दे बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, उन्होंने चेंजेस करना शुरू कर दिए, राइट। और चेंजेस करना शुरू किए जो कि ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले स्टार्ट हो गए थे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबोलिश्ड, ठीक है। जो गुलामी थी, बॉन्डेड लेबर थे, इनको एबोलिश कर दिया गया, ठीक है, बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया में। एंड द हैब्सबर्ग रूलर, उन्होंने ग्रांट किया मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियन इन 1867. Okay children, so this was for your today's class. Hope you understood it, right? And if there is any query, you can ask. And till next time, take care. Thank you.